बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हेवनली बॉडीज, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सोलर सिस्टम, द सन, प्लैनेट्स, मून, फेजेस ऑफ मून, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्लिप्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उससे पहले बच्चों हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स के नाम हैं, उनको हमें सही स्पेलिंग करके लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स, मरकरी एंड यूरेनस। द अर्थ के बच्चों जितने भी प्लैनेट की अब तक खोज हुई है उन सब में अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन्स लाइफ, जिस पर जीवन संभव है। स्पेस से देखने पर अर्थ में लैंड, सी और एयर की तरह होता है एंड अर्थ को यूनिक इसका एटमॉस्फेयर बनाता है, इसका पानी बनाता है, जो सब साथ मिलकर यहाँ पर बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट रह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, बच्चों अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बनी अर्थ, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि अर्थ जो है वो एक रोटेटिंग बॉडी से डेवलप हुई है। गर्म गैसों का एक बॉडी थी, रोटेट हो रही थी उससे स्पेस में, जिससे अर्थ की बनावट हुई है। और जब ये गैसें ठंडी हुई तो दूसरी बॉडीज फॉर्म हुई। बाद में बोला गया कि अर्थ जो है वो सन के मटेरियल से उत्पन्न हुई है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ बहुत हॉट थी बहुत समय पहले, ने इसके फॉर्मेशन से पहले, लेकिन जब ये बहुत ठंडी, ये जो गैसेस थी, बॉइलिंग रॉक थी, पॉइजनस गैसेस थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब गुजर गए तो उसके बाद ये ठंडी हुई और इसकी जो पतली क्रस्ट है उससे हीट विच गॉट सील्ड इन द हीट। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बच्चों अर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द थ्री मेन लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले क्रस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। थिकनेस ऑफ अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अंडर कॉन्टिनेंट इसकी जो थिकनेस है रेंज वो 35 से 60 किलोमीटर तक है। ओशियन के नीचे ये बहुत पतली होती है, 6 किलोमीटर ही इसकी लेयर होती है। मेंटल, जो एरिया है क्रस्ट और कोर के बीच का, अर्थ की कोर और क्रस्ट के बीच के एरिया को मेंटल बोलते हैं। इसमें सेमी मोल्टन मेंटल रॉक होती है। उसके बाद कोर, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है अर्थ का, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, जिसमें कि आयरन और निकल से जो बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। बच्चों हमें पता है कि द सन और 8 प्लैनेट्स और दूसरे उनके सैटेलाइट और दूसरी हेवनली बॉडी सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले द सन, तो सन इज द बिग बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। इसमें एयर की एक लेयर होती है उसके चारों तरफ, जिसे कोरोना बोलते हैं, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी होती है और हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। इसकी वजह से लाइट और हीट का एमिशन होता रहता है। बच्चों एक्टिविटी कॉर्नर में आपको थ्री मेन लेयर्स ऑफ अर्थ लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। बच्चों हमें 8 प्लैनेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मरकरी, ये सन के सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है और इसके कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। वीनस, वीनस इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट टू डज नॉट हैव एनी मून, इसके भी कोई मून नहीं है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस 70% वाटर से कवर्ड है and it has one moon. Next Mars, Mars is called the red planet because ये red dust से covered है और इसके भी एक moon है। अब हम पढ़ेंगे जुपिटर। जुपिटर is the largest planet of solar system and it has 67 moons. Saturn is the second largest planet and it is surrounded by rings made up of ice and it has 62 moons. उसके बाद Uranus is the third largest planet and it contains many gases जैसे कि मीथेन है and ये 27 moons रखता है। इसके बाद नेपच्यून is the farthest planet from the sun and ये इसके भी बहुत सारे मून हैं। अब हम पढ़ेंगे द मून। मून क्या है? मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है। तो बच्चों जो मून है वो
अर्थ के साइज का लगभग 1/4 होता है एंड इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, शाइन नहीं होती, क्योंकि जब सन की रोशनी इस पर पड़ती है तभी ये चमकता है, क्योंकि सन के ज्यादा पास है मून पृथ्वी की तुलना में। अब हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ द मून। तो जो मून की सरफेस है दैट इज कोल्ड एंड ड्राई एंड बिग माउंटेन्स और डीप होल्स हैं जिनको कि क्रेटर्स बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रेटर्स हैं वो मीटरर्स के क्रैश होने से बने हैं। जब मून की सरफेस पे मीटरर्स क्रैश हुए हैं और वहां पर कोई वाटर और एयर नहीं है मून पर, इसका मतलब वहां मून पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है एंड दिस इज बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल इन एयर। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर ऑन द मून। मून पर चीजें हल्की कैसे महसूस करते हैं। बच्चों, पृथ्वी की तरह मून की भी अपनी ग्रेविटी होती है और एस्ट्रोनॉट इजीली मून पर वॉक कर सकते हैं विद कैरिंग देयर इक्विपमेंट। ये इसलिए क्योंकि मून की जो ग्रेविटी का फोर्स है वो 6 टाइम कम है अर्थ की ग्रेविटी से। तो इसलिए जो पृथ्वी पर जिसका वजन 45 केजी है मून पर उसका 1/6 यानी कि 7.5 किलोग्राम हो जाएगा। इसलिए मून इज लाइटर देन द अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ मून सरफेस इज लेस। लैंडिंग ऑन द मून। बच्चों, मून पर लैंड करना बहुत सी कंट्रीज का मिशन रहा है। तो 20 जुलाई 1969 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो पहले व्यक्ति थे जो मून पर जिन्होंने कदम रखा। अपोलो सेकंड स्पेस मिशन का वो हिस्सा थे और एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन और मिचेल कोलिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर कदम रखा। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून। बच्चों, मून जो है वो हर रोज एक जैसा नहीं दिखता। मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, और ये इसलिए क्योंकि जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से ही हमें दिखता है। इसलिए मून के अलग अलग फेस दिखते हैं, क्योंकि सन की लाइट मून के जितने हिस्से पे पड़ती है सिर्फ मून का उतना ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो द अपरेंट चेंजिंग शेप ऑफ मून ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। न्यू मून एक वो फेज है जब व्हेन द साइड ऑफ मून फेसिंग द अर्थ रिफ्लेक्ट नो सनलाइट। तो हम कह सकते वी कैन नॉट सी द मून। जब हमें कोई मून दिखाई नहीं देता तो हम न्यू मून बोलते हैं। क्रीसेंट मून में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मून का हमें दिखाई देता है। हाफ मून में व्हेन द मून इज एट 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन we are seeing exactly half of the moon illuminated. गिबस मून होता है, ये वो फेज है जिसमें हाफ से ज्यादा मून हमें दिखाई देता है एंड फुल मून में हमें मून पूरा दिखाई देता है। द एंटायर फेस ऑफ मून फेसिंग द अर्थ गेट्स सनलाइट, इसलिए उसे फुल मून कहा जाता है। while the moon appears to grow, जब मून बड़ा होना शुरू होता है जिस फेज में, उसे वैक्सिंग बोलते हैं, और जब श्रिंक होना शुरू होता है न्यू मून तक आने के लिए उसको हम वेनिंग फेज बोलते हैं। लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स बच्चों रात के समय होता है और इस इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ मूव्स बिटवीन सन एंड द मून, और अर्थ जो है सन की लाइट को मून की सरफेस पर पहुंचने के लिए ब्लॉक कर देती है, उसके बीच में आ जाती है। तो अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है और पूरा मून हमारे अर्थ की शेडो में छिप जाता है। इसको ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और यदि मून का कुछ हिस्सा दिखाई देता है तो उसे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स बोला जाता है। बच्चों, एक्टिविटी कॉर्नर में यहाँ पर स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून कैन बी सीन, कब दिखता है वो लिखना है, एंड व्हेन द एंटायर साइड ऑफ मून फेसिंग द अर्थ गेट्स सनलाइट, उसका नाम लिखना है। अब हम पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स अकर्स ड्यूरिंग द डे। डे के समय में होता है, और जब मून मूव्स करता है बिटवीन अर्थ एंड सन तब ये होता है। और the sky slowly gets dark as the moon moves in front of sun. जब सन के सामने मून आने वाला होता है तो पूरे आसमान में अंधेरा जैसा छा जाता है, और जब ऐसा होता है तो मून सन की लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने से ब्लॉक कर लेता है और एक शैडो बन जाती है अर्थ पर, जो कि जिसको कि हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। When sun is completely hidden by the moon, तो इसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, और जब पार्शियली हिडन होता है तो उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बच्चों, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और मैन ने बहुत सारे साइंटिफिक मशीन्स बनाई हैं जो कि स्पेस ऑर्बिट में प्लेनेट की ही तरह घूम रही हैं। इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक, जो कि सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। आर्यभट्ट इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि
वहां पर भेजा गया था। तो इस तरह से बच्चों ये था सैटेलाइट्स के बारे में। थैंक यू।